नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सच में लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जी हाँ, ये है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए इसके 6 सबसे जरूरी सबकों को समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी ना बहुत दिलचस्प है। उन्होंने पैसे के बारे में दो अलग अलग पिताओं से सीखा और इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ उनके पुअर डैड थे जो कहते थे पैसे का प्यार ही सारी बुराई की जड़ है। वहीं दूसरी तरफ उनके रिच डैड थे जिनका मानना था कि नहीं, पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। और यही अंतर उनकी पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन का बेस बना। तो यहीं से आता है पहला और शायद सबसे जरूरी सबक। वो ये कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नहीं, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, जबकि बाकी लोग वो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करने के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। और इस फंसने के चक्र को ना किताब में एक नाम दिया गया है, द रैट रेस, मतलब चूहे की दौड़। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन आर्थिक रूप से वहीं के वहीं रहते हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो सवाल ये है कि ये रैट रेस काम कैसे करती है। देखिए, होता क्या है। एक इंसान को नौकरी मिलती है, सैलरी आती है, फिर उस सैलरी से वो खरीदता है लग्जरीज, बढ़िया फोन, बड़ी गाड़ी, और बस यहीं से शुरू हो जाता है ईएमआई और कर्ज का खेल। अब कर्ज चुकाने का डर इतना होता है कि इंसान और ज्यादा मेहनत से उसी नौकरी में लगा रहता है, और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे सबक पर। ये बहुत जरूरी है। देखिए, बात इस पर नहीं है कि कोई कितना पैसा कमाता है, बिल्कुल नहीं। असल बात ये है कि उस कमाए हुए पैसे में से कितना बचाया जाता है, कितना अपने पास रखा जाता है। असली खेल तो यही है। और इस पूरी फाइनेंशियल समझ की जड़ में ना एक बहुत ही सीधा सा सवाल छिपा है। दौलत बनाने का सबसे जरूरी नियम क्या है? वो कौन सी 2 चीजें हैं जिनके बीच का फर्क जानना ही सब कुछ है? तो पहली चीज है संपत्ति, यानी कि एसेट। और रिच डैड की डेफिनेशन तो कमाल की है, एकदम सीधी। कोई भी चीज जो जेब में पैसा डालती हो वो एक एसेट है, बस इतना ही। और दूसरी चीज देनदारी, यानी लाइबिलिटी। ये एसेट का बिल्कुल उल्टा है। कोई भी चीज जो जेब से पैसा बाहर निकाले वो लाइबिलिटी है। और सच कहूं तो बस इसी एक फर्क को समझना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसको ना एक कहानी से समझते हैं। बहुत बढ़िया कहानी है, सुरेश और रमेश की। दोनों के पास 10-10 लाख रुपए हैं। सुरेश क्या करता है, वो एक कार खरीद लेता है जो कि एक लायबिलिटी है और उसकी कीमत तो बस घटती ही जाएगी, है ना। वहीं रमेश वो जमीन खरीदता है, एक एसेट। अब देखिए क्या होता है, 15 साल बाद सुरेश की कार की वैल्यू लगभग 0 हो जाती है और रमेश वो उसी पैसे से करोड़पति बन जाता है। ये है एसेट खरीदने की असली ताकत। तीसरा सबक है माइंड योर ओन बिजनेस, या कह लें अपने काम से काम रखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से बात मत करो, नहीं। इसका मतलब है कि अपनी नौकरी तो करो, लेकिन साथ साथ अपना ध्यान अपने खुद के एसेट कॉलम को बनाने पर लगाओ, अपना बिजनेस, अपनी संपत्ति बनाने पर। तो फिर ये असली एसेट्स हैं क्या? देखिए, ये ऐसे बिजनेस हो सकते हैं जहां मालिक की मौजूदगी जरूरी ना हो, या फिर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, या वो रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो। मतलब ये वो चीजें हैं जो किसी के लिए पैसा कमाती हैं, तब भी जब वो सो रहा हो। सोचिए, अमीर लोग लग्जरी की चीजें सबसे आखिर में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग सबसे पहले। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बात ना बहुत गहरी है। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर उन एसेट्स से जो पैसा आता है उससे लग्जरी खरीदते हैं, जबकि बाकी लोग वो अपनी सैलरी से, या और भी बुरा, कर्ज लेकर लग्जरी खरीदते हैं। फर्क बस प्रायोरिटी का है। ठीक है, तो एक बार ये बेसिक बातें समझ में आ गईं, तो अब हम अमीरों की सोच के कुछ और एडवांस्ड सबकों पर चलते हैं। ये सिर्फ पैसा बचाने या इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं है, ये तो पैसे के पूरे खेल को समझने के बारे में है। चौथा सबक है कॉरपोरेशंस की ताकत को समझना। देखिए, अमीर लोग टैक्स के नियम जानते हैं, वो कॉरपोरेशंस जैसे लीगल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक आम कर्मचारी पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसे से खर्च करता है।
लेकिन एक कॉरपोरेशन पहले कमाता है, फिर अपने सारे खर्चे करता है और जो आखिर में बचता है ना, सिर्फ उस पर टैक्स देता है। ये एक जबरदस्त फायदा है। अब आता है 5वां सबक, और ये थोड़ा हटकर है। ये कहता है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करके ऐसे मौके, ऐसी डील्स बनाते हैं जो आम लोगों को दिखती ही नहीं है। वो मौकों का इंतजार नहीं करते, वो खुद मौके पैदा करते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। सोचिए किसी जानकार इन्वेस्टर ने एक प्री आईपीओ कंपनी में, मतलब एक ऐसी कंपनी जो अभी स्टॉक मार्केट में नहीं आई है, उसमें $25,000 लगा दिए। ज्यादातर लोगों को ऐसे मौकों का पता भी नहीं चलता। अब देखिए जादू, कंपनी पब्लिक होती है और सिर्फ 6 महीने के अंदर उस $25,000 की वैल्यू बढ़कर $2 लाख हो जाती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो साल भर के अंदर वही $25,000 $1 मिलियन यानी $10 लाख बन सकते हैं। अब ये कोई जुआ नहीं है। ये तब होता है जब इन्वेस्टर को पता हो कि वो क्या कर रहा है, जब उसने अपनी रिसर्च की हो। इसी को कहते हैं पैसे का आविष्कार करना। और अब आखिरी छठा सबक ये है, सीखने के लिए काम करना चाहिए, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। मतलब ऐसी नौकरी चुननी चाहिए जहां सैलरी से ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा हो। ऐसी स्किल्स पर फोकस करना चाहिए जो आगे चलकर एसेट बनाने में काम आए, जैसे सेल्स, मार्केटिंग या लोगों को मैनेज करने की कला। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मैकडॉनल्ड्स। सोचिए दुनिया में कितने ही लोग होंगे जो मैकडॉनल्ड्स से कहीं ज्यादा अच्छा बर्गर बना सकते हैं, है ना? लेकिन पैसा कौन ज्यादा कमाता है? मैकडॉनल्ड्स। क्यों भाई? क्योंकि उनकी असली ताकत बर्गर बनाना नहीं है। उनकी ताकत है उस बर्गर को बेचने और डिलीवर करने का बिजनेस सिस्टम। तो सबक ये है कि सिर्फ एक हुनर होना ही काफी नहीं है। तो इन सारे सबकों का निचोड़ क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी तक का रास्ता आखिर है क्या? तो सबसे बड़ी बात यह है कि दौलत बनाना सैलरी चेक से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है माइंडसेट में एक बहुत बड़े बदलाव से। इसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन और लगातार सीखते रहने का कमिटमेंट चाहिए। और आखिर में एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि क्या पैसा किसी के लिए काम कर रहा है या वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम कर रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब किसी की भी आर्थिक जिंदगी की दिशा तय करता है।